अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। एरिक्सन का नफ्सियाती और समाजी नशोनुमा का नज़रिया। एरिक्सन ने 1902 में अपनी ये थ्योरी पेश की थी, तकरीबन आप कह लें 100 साल पहले। साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर उसने बात की थी। आपको पता है डेवलपमेंट कई टाइप्स की होती हैं, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, परसेप्चुअल डेवलपमेंट। लेकिन एरिक्सन ने सिर्फ सोशल डेवलपमेंट के ऊपर बात की थी। थ्योरी का नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि उसने दो चीज़ों को कनेक्ट किया, एक साइकोलॉजी और एक सोसाइटी, यानी कि आप की जो पर्सनालिटी है वो कैसे आपकी सोशल लाइफ से इन्फ्लुएंस होती है और किस तरह से आप ग्रो करते हैं, सोशली डेवलप करते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एरिक्सन ने अपनी जो थ्योरी है उसमें ईगो को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। उसने कहा है कि ईगो एक फ़ोर्स है, एक इंडिपेंडेंट फ़ोर्स है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को चलाती है। और जैसे जैसे आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट की, उससे गुजरते हैं, तो उससे आपकी ईगो स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी ईगो डेवलप होती है। इसके अलावा एरिक्सन की जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट की, उसमें 8 स्टेजेस हैं। हर स्टेज दूसरी स्टेज के साथ कनेक्टेड है। बर्थ से लेकर डेथ तक ये सारी स्टेजेस बर्थ से लेकर डेथ तक पर फैली हुई हैं। और हर स्टेज जो है, जो 8 स्टेजेस हैं, हर स्टेज पर जो इंडिविजुअल है उसको किसी न किसी चैलेंज को फेस करना है। उसको उर्दू में यहाँ उन्होंने बहरान लिखा हुआ है। अगर तो इंडिविजुअल उस चैलेंज को फेस कर लेता है तो उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल होगी, और अगर वो उस चैलेंज को फेस नहीं कर पाता, सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो उसकी डेवलपमेंट फिर उसके अकॉर्डिंग होगी। इसलिए एरिक्सन ने नॉर्मल इंसानी नशोनुमा यानी कि नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अगर आप स्टेजेस के नाम देखें तो बहरान नंबर 1, 2, 3, बहरान नंबर 4, बहरान नंबर 5, बहरान नंबर 6, 7, 8। हर बहरान के आगे, इंग्लिश में इसको क्राइसिस भी कहते हैं, हर बहरान का नाम अगर आप देखें तो किस तरह से डिज़ाइन किया गया, जैसे एतमाद बमुकाबला बेएतमादी, खुद मुख्तारी बमुकाबला। अब बमुकाबला का मतलब से पहले का मतलब क्या है, इससे पहले जो लिखा है वो नॉर्मल डेवलपमेंट लिखी हुई है, और उसके बाद जो लिखा हुआ है वो मैल अडेप्टिव डेवलपमेंट लिखी हुई है। यानी कि या आप एतमाद हासिल कर लेंगे, सीखेंगे, या आप बेतमादी सीखेंगे, या आप खुद मुख्तार होंगे, या आपको शर्म, झिझक और शक महसूस होगा। ठीक है, यानी कि बामुकाबला से पहले नॉर्मल डेवलपमेंट और बामुकाबला के बाद जो है वो जिसमें प्रॉब्लम आएगी उस डेवलपमेंट में। अगर प्रॉब्लम आ जाती तो फिर आपके साथ ये होगा। जो एरिक्सन की थ्योरी है, इसने फ्रॉइड का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ईगो, उसी को बेस बना के अपनी थ्योरी दी है। ईगो के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एरिक्सन ने कहा है कि ये एक आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है, और ये आपकी सोशल इंटरेक्शन के साथ, लोगों से मेल जोल के साथ साथ आपकी ईगो भी डेवलप करती है। यानी कि आपकी सोशल डेवलपमेंट का आपकी ईगो डेवलपमेंट के साथ एक कनेक्शन है, इसलिए इसको साइको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। और आसान अल्फाज में ईगो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ईगो कहते हैं एक ड्राइविंग फोर्स है, आपकी शख्सियत को चलाने वाली एक फोर्स है। अब आ जाएं पहली स्टेज पे। पहली स्टेज है इंग्लिश में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उर्दू में एतमाद बमुकाबला बेएतमादी। तो एरिक्सन के नज़दीक ये सबसे पहला नाजुक मरहला होता है, जो बर्थ से लेके 1.5 ईयर्स तक की ये ड्यूरेशन होती है। अच्छा, एरिक्सन ने अपनी जो डेवलपमेंट की टाइप उसकी थी वो साइको सोशल डेवलपमेंट थी, प्लस उसने स्टेजेस में बताया, यानी कि उसने कहा कि डेवलपमेंट जो है स्टेजेस में होती है, तो इसलिए आप डिफरेंट स्टेजेस अब पढ़ने लगे। तो पहली जो स्टेज है वो पैदाइश से 1.5 साल तक की उम्र की है। इसमें जो इंडिविजुअल है बहुत छोटा होता है, उसकी वो डिपेंडेंट होता है फुली अपनी मदर के ऊपर। उसने अपने खाने के लिए, अपनी फीडिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, हर चीज़, कपड़े चेंज करने के लिए, वो हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होता है।
तो एक तरह से ख़ुद को इन्फीरियर भी फील कर रहा होता है। अब उसकी जो मदर है वो उसको समझता है इंडिविजुअल कि जो मेरी मदर है ये मेरी कुल कायनात है, अगर मेरी मदर ऐसी हैं तो दुनिया भी ऐसी है। क्योंकि उसने दुनिया नहीं देखी इसलिए उसको लगता है कि जो मेरी माँ है यही मेरी मुकम्मल दुनिया है। अगर उसका अपनी मदर के ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है, उसकी मदर उसकी नीड्स का ख्याल रखती हैं, उसकी इमोशनल नीड्स का ख्याल रखती हैं, उसकी बेसिक नीड्स का ख्याल रखती हैं, उसको प्यार करती हैं, उसको इमोशनली उसके साथ अटैच्ड हैं, उसको नर्चर करती हैं, तो बच्चे को लगेगा कि मेरी माँ के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। यही बच्चे बड़े हो के दूसरे लोगों पर आसानी से एतमाद कर लेते हैं। लेकिन अगर उसकी जो मदर हैं वो उसको नर्चर नहीं करेंगी, उसकी नीड्स पूरी नहीं करेंगी, तो उसके अंदर एक बेतमादी की फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। ये लोग बड़े होकर हर किसी पर एतमाद करते हुए डरते हैं। क्यों करते हैं, डरते क्यों हैं? क्योंकि उनके मुताबिक जो उनकी माँ है वो पूरी दुनिया है। तो अगर उनको लगता है कि मेरी माँ ऐसी है तो दुनिया भी ऐसी ही होगी। उसके बाद जो दूसरा बहरान है, क्राइसिस, वो है ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट। उर्दू में खुद मुख्तारी बमुकाबला शर्म, झिझक और शक। अच्छा, मैंने भी आपको बताया कि पहली स्टेज में बच्चा मदर के ऊपर फुली डिपेंडेंट होता है, वो इन्फीरियर फील कर रहा होता है। अब जब वो चलने लग जाता है तो वो अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है और उसको इंडिपेंडेंस अच्छी लगने लग जाती है। आपने सुना होगा कि बहुत से बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनने हैं, हम खुद डिसाइड करेंगे हमने ये पहना है। वो पेरेंट्स की मर्ज़ी से नहीं, अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वो खाना भी अपनी मर्ज़ी से खाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी जो स्टेज है वो 1.5 से 3 साल तक की उम्र में बच्चा इस तरह से शो करता है कि उसको अब इंडिपेंडेंस चाहिए। अब वो घूमने फिरने लग गया, अब वो और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। तो अगर आप उसको इनकरेज करेंगे, पेरेंट्स उसको इनकरेज करेंगे, तो उनके अंदर खुद मुख्तारी वाली फीलिंग्स डेवलप होंगी और उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप उनको बहुत ज़्यादा रोक टोक करेंगे, हर चीज़ पे कहेंगे नहीं ये नहीं करना, नो 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 नो, बैड बॉय बैड गर्ल, ये वाले वर्ड्स अगर आप यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा उनको डिस्करेज करेंगे, तो फिर जो है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ओवरली स्ट्रिक्ट जो पेरेंट्स होते हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो फिर खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, अपनी एबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस ज़रा लो हो सकता है। जो थर्ड स्टेज है वो है आज़ादाना इजहार बमुकाबला एहसास जुर्म। ये 3 से 6 साल की उम्र में बच्चा जो है इस कश्मकश का शिकार होता है। अब बच्चा अभी तक इंडिपेंडेंट अगर था, आपने उसको इनकरेज किया, तो अब जो है बच्चा, उसका दिल चाहेगा कि वो अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम करे, वो अपने खिलौने निकाल कर लाए, ख़ुद उनसे खेले। अब अगर तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसने खुद से जो हिम्मत करके डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है या ये टास्क करना है, और उसमें उसको ज़्यादा चैलेंजेस भी आते हैं, अगर वो खुद से ये काम करने में कामयाब होता है और आप पेरेंट्स उसको इनकरेज करते हैं, तो उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल होगी। वो फ्रीडम फील करेगा, वो अपनी बात को एक्सप्रेस करते हुए उससे फ्रीडम फील होगा। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, डिस्करेज करेंगे, ये या तुमने क्या कर दिया, तुमने पूरा घर गंदा कर दिया, मुझसे पूछ के क्यों नहीं लिया, हर चीज़ ख़राब कर दी, अगर आप इस तरह से उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, डिस्करेज करेंगे, तो वो बच्चा अपने आप को डाउट करने लग जाएगा और लगेगा शायद मेरी गलती है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। और उसको ये समझना आना शुरू हो जाएगी कि जो मैं करूँगा वो ठीक नहीं होगा, मेरे जो आइडियाज़ हैं वो ठीक नहीं है, जो मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ वो ठीक नहीं है। तो आप देखें, अगर दूसरी स्टेज में वो हर चीज़ में शर्म महसूस करेगा, झिझक महसूस करेगा कि वो जो भी काम वो कर रहा है वो ठीक अगर नहीं है, पता नहीं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यही प्रॉब्लम उसको तीसरे बहरान में भी फेस होगी, करनी पड़ेगी कि उसके जो है, उसने जो भी काम किया है उसमें उसको इनकरेज नहीं किया जाएगा, तो वो गिल्ट फीलिंग्स में, उसका जो शर्म और झिझक है वो गिल्ट फीलिंग्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से ये जो स्टेजेस हैं ये कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहरान नंबर 2 में अगर डेवलपमेंट बच्चे की नॉर्मल नहीं है, पेरेंट्स जो हैं वो
बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर रहे हैं, बच्चे की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहे हैं, उसको कुरान नंबर 3 के मुताबिक अगर उसको आज़ादी नहीं दी जा रही तो क्या होगा? वो लो सेल्फ़ इस्टीम का शिकार हो जाएगा। उसको वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट करेगा, पता नहीं मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चों को आता होता है लेकिन वो नहीं बताते। क्यों? उनको ये डर होता है पता नहीं मेरा जवाब ठीक है या नहीं है, पता नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, मिस डांट ना दें। यानी कि उनको आता है और फिर भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें। तो ये जो थेरीज़ आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं है, ये जो डेवलपमेंट इसमें आपको बताई जा रही है ये आपकी लेटर लाइफ में जाके आपको अफेक्ट करती है। और जो 4th स्टेज है उसके बाद वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, मेहनत बमुकाबला एहसास कमतरी। अब ये 6 साल की उम्र से 12 साल तक, अब यहाँ पे बच्चा जो है वो स्कूल जाना भी शुरू हो जाता है। अब वहाँ पे जो है टीचर्स के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है, फ्रेंड्स के साथ होती है। अच्छा, एक और चीज़, इस स्टेज में जब बच्चा 4th स्टेज में होता है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी करना शुरू कर देते। देखो तुम्हारा भाई वो करता है तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारी बहन ऐसा करती है तुमसे तो नहीं हो पा रहा। ठीक है, हर बच्चा अपनी पेस पर अपनी एफ़र्ट कर रहा होता है, अपनी स्पीड से कर रहा होता है। और पेरेंट्स अगर उनको उनके लेवल पर, उनके कैलिबर, उनके टैलेंट, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको इनकरेज करेंगे तो बच्चा जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो मेहनत करना सीखेगा। तो जो 4थी स्टेज है वो क्या है? मेहनत व मुकाबला एहसास कमती। यानी कि अगर आपको मेहनत का फल दिया जा रहा है और आपको शाबाश दी जा रही है, आपको इनकरेज किया जा रहा है तो आप मेहनती बनेंगे। लेकिन अगर आपकी मेहनत पर आपको डिस्करेज किया जाएगा, आपको कहा जाएगा आपने ठीक काम नहीं किया, आपको डांटा जाएगा, तो फिर क्या होगा? उस हिसाब से आपकी फिर डेवलपमेंट होगी, आप इन्फीरियर फील करेंगे। ठीक है, ऊपर अगर हम दूसरी स्टेज में देखें तो ऑलरेडी आपको हर चीज़ में शर्म, झिझक, शक है कि पता नहीं मैं ठीक करूँगी या नहीं करूँगी, या ठीक करूँगा नहीं करूँगा। तीसरी स्टेज में हर काम करते हुए आपको गिल्ट होता है कि मेरी वजह से ना कोई मसला हो जाए। ठीक है, तो और अब आपकी टीचर्स भी आपको इनकरेज नहीं करी, सपोर्ट नहीं करी, तो कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा शैटर हो जाएगा। इन्फ्योरिटी की फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, उनको ये लगेगा कि वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने उनके बाकी क्लास फेलोज़ हैं। इसलिए आप देखें कि बच्चा अगर कोई ऐसी ड्राइंग बनाता है जो बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती, और बच्चा खुशी खुशी हमारे पास लेकर आता है और कहते हैं देखिए मैंने कैसी ड्राइंग बनाई है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन हम उसको सिर्फ इनकरेज करने के लिए कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्राइंग यू हैव मेड। हम कहते हैं ना, हम उसको इनकरेज करते हैं, हालांकि उसकी कलरिंग प्रॉपर नहीं होती, शेडेड सी कलरिंग होती है, कहीं पे डार्क होती है, कहीं पे लाइट होती है, बाउंड्री से बाहर होती है, लेकिन हम उसको इनकरेज करते हैं। तो ये सब कुछ जो है उनको इनकरेज करना, उनकी मेहनत पर उनको शाबाश देना, इससे उनकी डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में ये चीज़ें मानी रखती हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन से इवन टीचर्स भी अगर क्लास में कंपैरिजन करती हैं, घर में पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, तो उससे जो है बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उनको ये नहीं पता होता उनके अंदर टैलेंट्स क्या हैं, उनके अंदर स्किल्स क्या हैं, व्हाट दे आर गुड एट। उनको ये पता होता है व्हाट दे आर बैड एट, वो किन कामों में बुरे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता वो किन कामों में अच्छे हैं। रीज़न क्योंकि उन्होंने खुद को शायद जब एक्सप्लोर करना चाहा तो उनको डिस्करेज किया गया। देखिए, अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आपसे काम ठीक नहीं होता, इट डजंट मीन कि आप अब कोई भी काम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, आपने वो काम, आप देखिए एक्सप्लोर करता है बच्चा जब पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो वो एक्सप्लोरेशन के फेज से गुजरा होता है। वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं। बग़ैर एक्सप्लोर किए, बग़ैर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किए, बग़ैर चीज़ों को के ऊपर वर्क किया, कोई कैसे बता सकता है कि उसके अंदर टैलेंट क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये सोशल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होती हैं कि पेरेंट्स आपको किस तरह से ट्रीट करें, आपके क्लास फेलोज़, आपकी टीचर्स आपको किस तरह से ट्रीट कर रही हैं। जो 5th स्टेज है, बहरान नंबर 5, वो है शिनाख्त बमुकाबला किरदारी उलझाओ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है, ये टीन एज वाली स्टेज है। तकरीबन 13 से 18 साल की उम्र, बलोगत के आगाज़ के साथ ही सबसे अहम काम
अपनी ज़ात की शिनाख्त है, अपने आप को जानना, हु आर यू, अपने आप से सवाल करना, मैं कौन हूँ। अगर मैं अब आपसे जो सुन रहे हैं मुझे, मैं आपसे पूछूँ आप कौन है, क्या बता सकते हैं? आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आप कहाँ रहते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके टैलेंट्स क्या हैं। आपको अगर किसी चीज़ के लिए पॉलिश किया जाए तो क्या आप उसमें एक्सेल करेंगे? ठीक है। मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे क्या बनना है। रियलिस्टिक आंसर, ये नहीं वो जो बच्चों से पूछा जाता है तो हर बच्चा कहता है मैंने पायलट बनना है। ये वो वाले सवाल नहीं है, ये रियलिस्टिक सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं कि अपने आप से पूछना मैं कौन हूँ। तो जब आप टीन एज में होते हैं, क्योंकि ये भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ उनकी इस डेवलपमेंट पे डिस्कशन नहीं करते, उनको एक सेट पैटर्न पर चलाते हैं जिस पे सारी दुनिया चल रही होती है। जैसे अगर आप देखें जब एडमिशन्स होते हैं तो हर बच्चा आके कहता है मैंने साइंस में एडमिशन लेना है। क्या हर बच्चे का साइंस का कैलिबर होता है? नहीं, बच्चा नहीं लेना चाह रहा होता, उसके पीछे एक पीयर प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर। तुम्हारे चाचू की बेटी साइंस पढ़ी है तो तुम भी पढ़ोगी, ठीक है। ये क्या है? हो सकता है चाचू की जो बेटी है वो साइंस में एक्सेल कर जाए, लेकिन आपका जो बच्चा है वो फाइन आर्ट्स में एक्सेल कर जाए, वो आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में एक्सेल कर जाए, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि ये प्रॉब्लम तब आती हैं जब पेरेंट्स जो हैं बच्चों को एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर नहीं करने देते और उनके ऊपर जो अपनी लाइक्स डिसलाइक्स हैं या वो जो ज़िंदगी में नहीं कर पाए होते वो उनके ऊपर इम्पोज करते हैं। उससे बच्चा जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस में जाता है। बच्चा जो है वो खुद की शिनाख्त नहीं कर पाता कि वो क्या है, क्योंकि उसको आपने सिर्फ सोचने ही नहीं दिया कि वो दुनिया में क्या कर सकता है, ज़िंदगी में क्या कर सकता है। अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं तो मैंने देखा कि मेरी क्लास के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, बहुत से बच्चे कुकिंग बड़ी अच्छी करते हैं, शेफ़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप उनको भी कहें कि आपने साइंस पढ़नी है तो फिर ये तो उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। मैं बच्चों को एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देती हूँ कि अगर गुलाम इकबाल के पेरेंट्स भी उन्हें कहते कि उन्हें MBBS डॉक्टर बनना है तो फिर सोचें क्या होता, ठीक है। कायदे आज़म के पेरेंट्स उन्हें कहते कि आपने लॉयर नहीं बनना, आपने MBBS डॉक्टर बनना है, तो क्या पाकिस्तान बन पाता? ठीक है। तो आप आइडेंटिटी की जो स्टेज होती है इसमें आप अपने आप को जानना होता है, पहचानना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। लेकिन हमारे जो कल्चर है उसमें हम इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते। तो जो इस एज में बच्चे होते हैं वो आपने देखा होगा ज़रा वो अलग अलग तन्हाई में रह के सोचना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से सवाल कर रहे होते हैं, बहुत से सवाल उनको तंग कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे इस स्टेज में पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आपके दोस्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप वो करते हैं जो सारी दुनिया कर रही होती है तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी तक, रियल आइडेंटिटी तक नहीं पहुंच पाते, आप कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है और इसी में आप अपना करियर भी एंड पर डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, क्योंकि इसमें आप अपना करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, आप अपना प्रोफेशन, हर चीज़, और आप सोसाइटी में फ़िट इन होने की कोशिश भी कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। तो पीयर प्रेशर भी होता है और एक प्रेशर ये भी होता है कि हमने कुछ करना है। उसके बाद जो बहरान नंबर 6 है वो है 18 to 40 ईयर्स की एज का बेतकल्लुफ़ी की गहरी दोस्ती बामुकाबला तन्हाई और अलहदगी। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का मतलब ये होता है कि आप क्लोज़ रोमांटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं, क्योंकि ये इस टाइम की डिमांड भी होती है। आपने देखा है कि बहुत से लोगों की जो शादियां होती हैं वो 18 से लेके 30, 35 तक, 40 ईयर्स तक हो जाती हैं। तो इस लिहाज से ये एक इंटीमेसी की स्टेज होती है और आप
अब हमारा कल्चर तो ऐसा है कि जहाँ पे रिलेशनशिप्स, आपने जो मैरिड रिलेशंस हैं वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई थी, तो आपको पता है वहाँ पे ज़रा सिस्टम डिफरेंट होता है। वहाँ पे यू डिसाइड योर पार्टनर योर सेल्फ। जो एडल्ट्स होते हैं वो खुद अपने लिए पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनते हैं, और अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो शादी हो जाती है और फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है। और अगर आप इस सब में सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो फिर आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद जो बहरान नंबर 7 है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेशन से जनरेटिविटी है, यानी कि नस्ल को आगे बढ़ाना। तो 40 साल से आगे आपने देखा होगा कि आप देखेंगे बहुत से लोग, आपके जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो लोगों को पकड़ पकड़ के समझा रहे होते हैं कि दुनिया में ऐसे चलना होता है, लोग ऐसे होते हैं, ये करो वो करो, ठीक है। यानी कि वो एक तरह से जो उन्होंने अपनी लाइफ से सीखा होता है वो आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं नस्ल को आगे बढ़ाना। तो बहुत से लोग सोशल वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पाते, आप अपने अंदर ही खोए रहते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, और अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते, तो उस वजह से क्या होता है कि आपके अंदर आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है। स्टैग्नेंट का मतलब है ठहर जाना, आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाना। जो आखिरी स्टेज है वो है बहरान नंबर 8, ज़ात या अना की सालमियत बमुकाबला मायूसी। तो ऊपर वाली स्टेज में अगर आप नेक्स्ट जनरेशन को गाइड कर रहे हैं, अच्छे मेंटोर हैं, यानी कि सुपरवाइज़र हैं, कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यानी कि आप एक हेल्दी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ का कनेक्शन जो है नेक्स्ट स्टेज के साथ भी है। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि ईगो क्या होती है। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चला रही होती है। अगर आप ऊपर वाली 7 स्टेजेस के साथ कामयाबी से कोप कर लेते हैं, इनसे गुजर जाते हैं, तो फिर जो है आपकी जो ईगो है वो डेवलप कर जाती है। यानी कि आपकी ज़ात या अना की सालमियत का मतलब है सालम, यानी कि पूरा हो जाना। इसका मतलब ये है कि आप जो आपने ज़िंदगी गुजारी, आप उससे मुतमईन हैं, जो आप कर सकते थे, जो आप करना चाहते थे, आपने वो सब कुछ किया, आपने मीनिंगफुल लाइफ गुजारी। तो अब जो आपकी ईगो है वो वेल डेवलप्ड है। लेकिन अगर आपको लगे, आपको रिग्रेट हो कि मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो मैं कर सकती थी या कर सकता था, आप अपनी गुजारी हुई ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं, आपको लगता है आपने फ़ैसले सही नहीं किए, और ये सोच कर आप मायूसी में डूबे रहते हो, आपको गिल्ट होता हो, तब मैं ये कर लेती, तब मैं वो फ़ैसला कर लेता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी ऐसी ना होती, तो फिर आप मायूसी का शिकार हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ईगो इंटेग्रिटी, यानी कि अपनी ज़ात या अना को मुकम्मल कर पाते हैं, सालमियत तक पहुंच जाते हैं। आप समझ लें कि पूरी पॉपुलेशन में 5% लोग ऐसे हैं जो इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। तो ये है एरिक्सन की थ्योरी, जिसमें आपकी सोशल डेवलपमेंट से आपकी ईगो इफेक्ट होती है, आपकी ईगो डेवलप करती है, इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि लोगों की इंटरेक्शन से आपकी अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। वो किस तरह से डेवलप होगी वो डिपेंड करती है आपकी सोशल इंटरेक्शन, सोशल इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये जो लास्ट स्टेज है, ये अगर आपके पेरेंट्स 60+ हैं या आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आप उनसे अगर पूछें कि आप सिर्फ उनसे एक सवाल करें कि आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं, वो जो आपको जवाब देंगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी ईगो जो है वो फुली डेवलप हुई है, जो वो करना चाहते थे उन्होंने किया, या जो वो करना चाहते थे उन्हें नहीं किया। उनके जवाब से आपको ये समझ आ जाएगी कि वो मायूस हैं या वो सालमियत तक पहुंच गए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ज़ात या ना की सालमियत, इसको इंग्लिश में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर कार्ल रॉजर्स ने, मैस्लो ने भी बात की हुई है। फुली फंक्शनिंग पर्सन भी इसको कहते हैं। तो ये एक डिटेल कॉन्सेप्ट है।